हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय चैनल एम क्रिएटिव लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की सोशल साइंस न्यू NCERT बुक के चैप्टर 1 के नोट्स को करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज़। इसमें जितने भी इसके मेन पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या कभी आपको आश्चर्य हुआ है, वेगर द वाटर यू ड्रिंक, कि वो पानी जो आप पीते हैं, द फूड यू ईट, जो भोजन आप खाते हैं, द थिंग्स यू यूज़, जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं, एवरी डे कम फ्रॉम, वो चीज़ें आती कहाँ से हैं। दे ऑल बिगिन विद नेचर, ये सारी चीज़ें नेचर से आती हैं। एवरी थिंग वी यूज़, हम चाहे कुछ भी यूज़ कर रहे हों, वाटर, फूड, मटीरियल्स, ये सब के सब कम फ्रॉम नेचर, नेचर से ही आते हैं। बट दीज थिंग्स ओनली बिकम रिसोर्सेज, लेकिन ये चीज़ें रिसोर्सेज तब बन जाते हैं व्हेन वी नो हाउ टू यूज़ देम, जब हमें ये पता चल जाए कि इन्हें यूज़ कैसे करना है। यहाँ ये दूध सागर वाटरफॉल दिया हुआ है और रेलवे ब्रिज इसके बीच में दिखाया गया है। ये वाटरफॉल आप ऊपर से आते हुए देख रहे हैं वाटर को, और ये रेलवे ब्रिज जा रहा है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न, आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे व्हाट नेचुरल रिसोर्सेज आर, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, द डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो रिन्यू हो जाते हैं, जो अपने आप को रिप्लेनिश कर देते हैं, जो पहले जैसे ही बन जाते हैं वो रिन्यूएबल होते हैं, और जो एक बार ख़त्म हो गए तो बस ख़त्म हो गए, उन्हें नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। इनमें फ़र्क क्या होता है। वाई यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर फ्यूचर, हमारे फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज को बड़ी बुद्धिमानी से यूज़ करना क्यों ज़रूरी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। लेट अस डिस्कवर, हमें ये बात जाननी चाहिए, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट एंड यूज़ इंडियाज़ नेचुरल गिफ्ट्स इन ए स्मार्ट वे, कि हम इंडिया के नेचुरल गिफ्ट को किस प्रकार से स्मार्ट तरीके से यूज़ करके हम उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। व्हेन डज नेचर बिकम ए रिसोर्स, नेचर रिसोर्स कब बन जाता है। नेचर इंक्लूड्स ऑल लिविंग थिंग्स, नेचर में सारे जीवित चीज़ें आती हैं, जिसमें प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और सभी जो नॉन लिविंग होते हैं वो भी आते हैं, जैसे कि वाटर है, एयर है, मिनरल्स हैं, ये सब चीज़ें जो भी हमारे इन्वायरमेंट में हैं, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, दैट आर नॉट मेड बाय ह्यूमन, जिन्हें आदमी ने नहीं बनाया है, वो सब क्या कहलाता है, वो कहलाता है नेचर। एग्जाम्पल हैं, ट्रीज हैं, रिवर्स हैं, कोल है, कोयला है, अकर नेचुरली, ये अपने आप से बनते हैं, एंड आर नॉट मैन मेड, ये आदमी ने नहीं बनाए हैं। तो ये सब नेचर से बनी हुई चीज़ें हैं, इसीलिए इनको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। हाउ नेचर बिकम्स ए रिसोर्स, नेचर रिसोर्स कैसे बन जाता है। व्हेन ह्यूमंस यूज एलिमेंट्स फ्रॉम नेचर, जब आदमी नेचर से मिलने वाली चीज़ों को यूज़ करते हैं फॉर लिविंग, जीने के लिए, और मेकिंग थिंग्स, या दूसरी चीज़ें बनाने के लिए, दे बिकम रिसोर्सेज, तो वो रिसोर्सेज बन जाते हैं। जैसे पेड़ से आप लकड़ी मिलती है, लकड़ी से, वुड से आप फर्नीचर बनाते हैं, डोर बनाते हैं, विंडो बनाते हैं, कितनी चीज़ें बनाते हैं। तो ये सब क्या बन गया, ये रिसोर्स बन गया है। एग्जाम्पल्स हैं, कटिंग ट्रीज फॉर फर्नीचर मेक देम ए रिसोर्स, जब आप पेड़ों को काटते हैं फर्नीचर बनाने के लिए तो वो रिसोर्स बन जाते हैं। यूजिंग वाटर फॉर ड्रिंकिंग और फार्मिंग मेक्स इट ए रिसोर्स, जब आप वाटर को पीने के लिए, खेती के लिए यूज़ करते हैं तो ये रिसोर्स बन जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये दो चीज़ें दिखाई हैं। ये माइक्रोहाइडल प्लांट है जो हिमाचल प्रदेश में है, द पावर ऑफ फ्लोइंग वाटर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ बहते हुए पानी से बिजली बनाई जाती है। और ये यहाँ पर क्या है, एन ऑफशोर ऑयल रिग एक्सट्रैक्ट्स पेट्रोलियम फ्रॉम बिलो द सी बेड, यहाँ पर समुद्र की
सतह से ऑयल निकाला जा रहा है, ये उसके लिए अरेंजमेंट है, पेट्रोलियम निकाल रहे हैं। अब चलिए हम देखते हैं आगे। डिड यू नो, क्या आपको ये बात पता है? इन मैनी इंडिजिनस ट्रेडिशंस, इंडिजिनस क्या होता है? जो पुराने समय से जो हमारे कंट्री में, हमारी जगह पर प्रचलित हैं। तो बहुत सारी ऐसी हमारे कंट्री में ही, हमारी जगह पर ही बनी हुई ऐसी परंपराएं हैं अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया भर में हैं, कि जहाँ के जो लोग रहते हैं वहाँ उनकी कुछ परंपराएं होती हैं, तो वो उन लोगों की इंडिजिनस ट्रेडिशंस हैं। हमारे कंट्री में, इंडिया में जो हमारी परंपराएं हैं और यहीं बनी और पनपी हैं वो, तो उन्हें इंडिजिनस ट्रेडिशंस कहेंगे। नेचर इज कंसिडर्ड सैक्रेड, सभी में नेचर को पवित्र माना जाता है। सीन एज बोथ ए नर्चरर, पोषक के रूप में माना जाता है। नरिशर, एक जो हमें पोषण देते हैं उस रूप में माना जाता है। मतलब नर्चर करते हैं, हमें बढ़ाते हैं, चीज़ें देते हैं और पालते पोसते हैं, और दूसरे पोषण देने वाले के रूप में माना जाता है। दीज कल्चर्स ऑफन हैव यूनिक प्रैक्टिसेस, इन सभी कल्चर में कुछ अलग अलग रीति रिवाज हैं। दैट ओनर एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, और वो क्या है कि ये सभी एनवायरनमेंट का सम्मान करते हैं और उसकी रक्षा भी करते हैं। यहाँ पर आप ये सभी के घर में भी होता होगा कि तुलसी पूजा की जाती है फॉर वेलबींग, कुशलता के लिए। कोई भी हिंदू घर ऐसा नहीं होगा जहाँ पर तुलसी की पूजा ना होती हो। कंडीशन फॉर ए रिसोर्स, अब रिसोर्स बनने के लिए क्या शर्तें होती हैं? टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, कि वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम उस तक पहुंच सकें। वी नीड टूल्स और टेक्नोलॉजी टू यूज इट, किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए हमें कुछ औजार चाहिए होते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ होनी चाहिए। तो इसे कहा कि टेक्नोलॉजिकली हम उस तक पहुंच सकें। एग्जाम्पल है मशीन्स टू ड्रिल फॉर ऑयल, जब हमें ऑयल निकाला जाता है ज़मीन से तो उसके लिए मशीनें चाहिए होती है ड्रिल करने के लिए। सेकेंड है इकोनॉमिकली फिजिबल, कि वो इकोनॉमिकली ऐसी चीज़ हो कि हम उसे, उसके खर्चे को उठा सकें। इट शुडंट कॉस्ट टू मच, उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए टू गेट और यूज़, कि हम उसे यूज ना कर सकें, उसे पा ना सकें। जैसे एग्जाम्पल, माइनिंग कोल अफोर्डेबली, अगर को हम कोयले की माइन में से कोयला को निकालते हैं तो वो इतना खर्चा उसमें बस लगना चाहिए कि हम उस खर्चे को उठा सकें। नेक्स्ट है कल्चरली अब एक्सेप्टेबल, कि जो हमारी कल्चर है वो उसे स्वीकार करे, एक्सेप्ट करे। इट मस्ट रिस्पेक्ट बिलीफ, जो भी हमारी आस्था है वो उसके अनुरूप होना चाहिए। एग्जाम्पल, नोट कटिंग ट्रीज इन सैक्रेड ग्रूव्स, जो पवित्र जगह होती है, जो पवित्र पेड़ होते हैं उनको काटा नहीं जाता है, तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। कंडीशंस फॉर ए रिसोर्स, तो यहाँ डायग्राम के द्वारा बताया गया है कि जो आपने अभी पढ़ा है कि ये टेक्नोलॉजिकली ये आपके एसेसिबल होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास टूल्स होने चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, जैसे कि मशीनें ऑयल निकालने के लिए। इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, ना तो वो ज़्यादा कॉस्टली हो कि हम उसे ना तो पा सकें और ना ही यूज़ कर सकें, जैसे माइनिंग का एग्जाम्पल दिया है। इसके बाद है हमारी कल्चर में उसकी वो एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल, कि हम ऐसे कुछ पवित्र पेड़ होते हैं जिनकी पूजा की जाती है, या ऐसे कुछ ग्रूव्स हैं जहाँ पेड़ों के झुंड हैं जिन्हें नहीं काटा जाता, तो वो चीज़ हमारी कल्चर में एक्सेप्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट है सम इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, कि कुछ इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऑब्वियस रिसोर्सेज जो हमें दिख रहे हैं, स्पष्ट, ऑब्वियस का मतलब स्पष्ट होता है। वाटर, एयर, सॉइल, यूज फॉर ड्रिंकिंग, इन्हें पीने के लिए यूज़ करते हैं, ब्रीदिंग सांस लेने के लिए, फार्मिंग खेती के लिए। अब जानते हैं वाटर ड्रिंकिंग, एयर ब्रीदिंग और सॉइल फार्मिंग के लिए। लेस ऑब्वियस रिसोर्सेज जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, प्रीशियस स्टोन, हीरे जवाहरात हैं, डायमंड जैसे। मेटल ओर्स हैं जैसे कि कोयला निकलता है
और बहुत सारी और ज़मीन के अंदर से मिनरल्स निकलते हैं, मेटल्स निकलते हैं, कॉपर निकलता है, लाइक आयरन एंड टिम्बर, और जो पेड़ों से लकड़ी मिलती है। ये कम ऑब्वियस रिसोर्सेज हैं। मैनी फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स लाइक कोल एंड ऑयल। बहुत सारे इनमें से वो हैं जो कि करोड़ों साल लगने के बाद बने हैं, जैसे कोयला और ऑयल। ये जो ज़मीन के नीचे, बहुत नीचे, प्लांट्स, एनिमल्स, लाइफ की जो चीज़ें हैं लिविंग, वो दब गई। वो प्रेशर से, हीट से कोयले में बदल गई या फिर तेल में बदल गई। तो इन्हें करोड़ों साल लगते हैं। अब है मीनिंग ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन की हिंदी होती है शोषण। अब शोषण भी तो समझ में आना चाहिए कि क्या होता है। यूजुअली द वर्ड एक्सप्लॉयटेशन साउंड्स लाइक यूजिंग समथिंग इन ए बैड और अनफेयर वे। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब किसी चीज़ को गलत तरीके से, अनुचित तरीके से प्रयोग करने को एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। बट इन दिस चैप्टर इट सिंपली मीन्स टेकिंग, यूजिंग, कंज्यूमिंग नेचुरल रिसोर्सेज, के नेचुरल रिसोर्सेज को लेना, यूज़ करना और उन्हें, उनका उपभोग करना। एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं। व्हेन वी कट वुड, जब हम लकड़ी को काटते हैं, विच कम फ्रॉम ट्रीज इन फॉरेस्ट, जो कि जंगलों से, हमें पेड़ों से मिलती है, वी आर यूजिंग ए नेचुरल रिसोर्स। तो हम नेचुरल रिसोर्स यूज कर रहे हैं टू बिल्ड समथिंग यूजफुल, कोई नई चीज बनाने के लिए, जैसे कि घर वगैरह हम बनाते हैं। कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनकी अलग अलग कैटेगरी होती हैं। कैटेगराइजिंग रिसोर्सेज हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेटिंग देयर सिग्निफिकेंस इफेक्टिवली। अब ये कैटेगरी बनाने क्यों जरूरी है? क्योंकि कैटेगरी बनाने से हमें चीज़ों को समझने में और उन्हें दूसरों को समझाने में बहुत हेल्प मिलती है। देयर आर टू प्राइमरी वेज टू कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी बनाने के दो तरीके हैं, बेस्ड ऑन देयर यूज़। एक तो ये कि उन्हें यूज़ कैसे करते हैं, बेस्ड ऑन देयर रिन्यूएबिलिटी, या वो रिन्यू होती हैं या नहीं होती हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बेस्ड ऑन यूज़। एक कैटेगरी क्या हुई, बेस्ड ऑन यूज़। रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर रोल इन ह्यूमन लाइफ। रिसोर्सेज का ह्यूमन लाइफ में रोल क्या है, जैसे कि इसेंशियल फॉर लाइफ, वो लाइफ के लिए कितने ज़रूरी हैं, मटेरियल्स हैं और एनर्जी रिसोर्सेज हैं। इन तीनों चीज़ों के लिए, लाइफ के लिए, मटेरियल्स के लिए और एनर्जी रिसोर्सेज के लिए, वो कितने यूज़फुल हैं, कितने ज़रूरी हैं, इस पर डिपेंड करता है। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं जो पहला क्लासिफिकेशन है वो है इसेंशियल फॉर लाइफ। इसमें एयर आती है, भाई जीने के लिए हवा चाहिए, वाटर चाहिए और फूड चाहिए। नेक्स्ट है मटेरियल्स के लिए कैसे ज़रूरी हैं। मटेरियल्स के लिए हमें क्या चाहिए, वुड चाहिए और मार्बल चाहिए, घर बनाने में यूज़ होता है मार्बल। कोयला चाहिए, बहुत सारी फैक्ट्री में यूज़ होता है, और गोल्ड। इसके बाद आता है कोल। कोयला आप जानते हैं ये एनर्जी के लिए चाहिए। कोल, वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। पेट्रोलियम, आप ये जितने भी कार, ट्रक, व्हीकल हैं सब पेट्रोलिज्म चलते हैं। नेचुरल गैस और सनलाइट, धूप और विंड और हवा। तो ये किस पर हुए, ये सारे यूज पर हुए, कुछ मटेरियल्स के लिए, कुछ जीने के लिए। अब चलिए इनको जरा डिटेल में हम जानते हैं। रिसोर्सेज इसेंशियल फॉर लाइफ, लाइफ के लिए जो रिसोर्सेज जरूरी हैं, इसमें क्या क्या शामिल है, एयर, वाटर, फूड, विदाउट विच लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट, इनके बिना जिंदगी चल ही नहीं सकती है। सोर्स्ड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, अब इनका सोर्स क्या है, हवा एटमॉस्फेयर से मिलती है। रिवर, पॉन्ड से क्या मिलता है, वाटर मिलता है। सॉइल और लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या मिलता है, फूड मिलता है। भाई लोग फिश को खाते हैं तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो हुआ। प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स भी तो लिविंग ही कहलाते हैं। ह्यूमंस कैन नॉट क्रिएट दीज रिसोर्सेज,
आदमी इन रिसोर्सेज को बना नहीं सकता, ना एयर को बना सकता, ना वाटर को, ना फूड को। दे आर प्रोवाइडेड बाय नेचर, ये नेचर से ही मिलते हैं। अब आप सोचेंगे कि ब्रेड तो बनती है, भाई ब्रेड किससे बन रही है? बिस्किट बना सकता है आदमी, लेकिन ये किससे बन रहे हैं? गेहूं से बन रहे हैं। गेहूं कहाँ से बन रहा है? खेत में उग रहा है, जो नेचर से बन रहा है। तो उस तरीके से समझिए। अब है रिसोर्सेज फॉर मटेरियल्स यूज टू क्रिएट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, जो चीज़ें हमें दिखती है ना, उनको बनाने के लिए यूज किया जाता है। फिजिकल का मतलब वो तो सामने दिख रहा है। फॉर यूटिलिटी, उपयोग की चीज़ें, ये सुंदरता के लिए। जैसे वुड फॉर चेयर, भाई ये तो काम की चीज़ है ना, चेयर बनती है वुड से। मार्बल फॉर स्कल्पचर, मूर्तियाँ बनती हैं मार्बल से। इंडिया जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी प्रोवाइड्स वेरिड रिसोर्सेज, इंडिया जोग्राफिकली बहुत बहुत वैरायटी लिए हुए है, तो इससे चीज़ें भी बहुत सारी मिलती हैं। वुड मिलती है, मार्बल मिलता है, राजस्थान से मार्बल आता है, कोल मिलता है, आप बहुत सारे उड़ीसा वगैरह में कोयले के खाने हैं, गोल्ड मिलता है। तो ये यहाँ की ज्योग्राफी पर डिपेंड करता है। इसके बाद है रिसोर्सेज फॉर एनर्जी, इसेंशियल फॉर मॉडर्न लिविंग, ये मॉडर्न लाइफ के लिए तो बहुत बहुत ज़रूरी है। पावरिंग बिल्डिंग्स, बिल्डिंग को पावर चाहिए होती है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए पावर, वो सारी इन्हीं से मिलती है। इसमें कौन से रिसोर्सेज आते हैं? कोल, वाटर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सनलाइट, और आती है हवा, विंड, जिससे विंड एनर्जी बनती है। अब दूसरी कैटेगरी क्या थी? वो थी रिन्यूएबिलिटी, कि ये अपने आप ही ना दोबारा से भर जाती हैं, उसी रूप में आ जाती हैं। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कुछ चीज़ें खत्म हो गई, जैसे ऑयल वेल्स हैं। जिस दिन ऑयल वेल्स सारे ऑयल निकाल लिया आदमी ने, दोबारा नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि वो रिन्यू होती ही नहीं है। अब नदी है, नदी तो रिन्यू होती रहती है ना, भाई ग्लेशियर पे दोबारा से स्नोफॉल होगा, फिर आइस जमेगी, फिर वो पिघल के नीचे आएगी, तो वो रिन्यूएबल है। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल टाइप्स ऑफ बेस्ड ऑन वेदर दे कैन रीग्रो और नॉट, वो दोबारा से भरपाई उनकी हो सकती है या नहीं, इस आधार पर। तो चलिए देखते हैं, यहाँ कुछ चीज़ें दिखाई हैं नेचुरल रिसोर्सेज जो रिन्यूएबल हैं और नॉन रिन्यूएबल भी हैं। तो इनमें से रिन्यूएबल में क्या कहते हैं? प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं। भाई भगवान ने ऐसी चीज़ बनाई है कि जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, अपने जैसों को पैदा करते हैं, तो ख़त्म थोड़े ना होते हैं। नॉन रिन्यूएबल में मिनरल्स आते हैं, मिनरल जितने ज़मीन के अंदर हैं वो सारे निकाल लिए तो ख़त्म, फिर नहीं मिलेंगे। ऐसे ही फॉसिल फ्यूल्स है, यानी कि नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, तो ऑयल है, ये सब चीज़ें। अब चलिए आगे देखते हैं नेचर्स रेस्टोरेटिव एंड रीजेनरेटिव वेज। नेचर हील्स इटसेल्फ, नेचर अपनी भरपाई खुद करती रहती है थ्रू रेस्टोरेशन, लाइक ए कट ऑन योर स्किन। आपने देखा आपकी स्किन पे छोटा सा कट लगाया जाए, कोई दवाई लगाने की जरूरत भी नहीं है, वो अपने आप ही ठीक हो जाता है, हील खुद हो जाता है। ओवर ए फॉरेस्ट रिकवरिंग आफ्टर ए फायर, जंगल में आग लग जाती है, अपने आप ही बुझ भी जाती है, फिर दोबारा से उस जगह प्लांट ग्रो हो जाते हैं, ये कहलाता है रेस्टोरेशन। फिर है रीजनरेशन, क्रिएट्स न्यू लाइफ, नया लाइफ बनता है। जैसे है ना, डॉग के पपीज़ होंगे, काऊ के काफ होंगे, तो रीजनरेट हो रहे हैं ना। लाइक न्यू ट्रीज ग्रोइंग इन ए फॉरेस्ट, जंगल में नए पेड़ खुद उगते रहते हैं, और पेड़ के ट्री के फ्रूट के अंदर ही वो उसका सीड होता है। ए फॉलन ट्री डिकम्पोजेस, गिरा हुआ पेड़ बिल्कुल ब्रोकन डाउन होता है, उसे जो बैक्टीरिया होते हैं वो करते हैं, मिट्टी में मिल जाता है। एंड रिचेस सॉइल, मिट्टी को वो रिच बना देता है। हेल्प्स न्यू प्लांट्स ग्रो, और नए प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। व्हेन ह्यूमंस क्लियर फॉरेस्ट, जब आदमी जंगलों को काटते हैं फॉर थिंग्स, चीज़ों के लिए, लाइक जैसे बिल्डिंग हाउसेस, घर बनाने के लिए, ट्रीज आर लॉस्ट, तो ट्रीज खत्म हो जाते हैं। एंड द नेचुरल बैलेंस डिस्टर्ब, अब एक स्पीड है ना, पेड़ कितने समय में ग्रो होगा, आप कोई भी प्लांट लगाइए, एक प्रोसेस होती है, भाई इतने समय में ये ग्रो होगा, लेकिन अब काट ज़्यादा रहे हैं, उतने ग्रो नहीं हो रहे हैं, तो बैलेंस
डिस्टर्ब हो जाता है। प्लांटिंग द सेम काइंड ऑफ ट्रीज दैट ओरिजिनली ग्रीव देयर हेल्प रेस्टोर द इकोसिस्टम। जितने आपने काटे उससे ज़्यादा आप लगाइए तो इकोसिस्टम को रेस्टोर होने में, यानी कि जैसा वो पहले था वैसी स्थिति में होने में हेल्प मिलती है। दीज ट्रीज प्रोवाइड फूड पे, ये ट्रीज हमें फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं, एनिमल्स को देते हैं। एनिमल्स बर्ड्स कहाँ रहते हैं बेचारे, ये पेड़ों पर तो रहते हैं। अलाउइंग लाइफ टू कम बैक, इस प्रकार से जिंदगी दोबारा से शुरू होती है। नहीं तो ये कहाँ रहेंगे अगर सारे ही पेड़ कट जाएंगे तो। नेचर वर्क्स इन साइकिल, नेचर की एक साइकिल है। वेयर नथिंग इज वेस्टेड, इसमें कुछ वेस्ट नहीं होता। पेड़ बड़ा हुआ, वो फिर सूख गया, ज़मीन पे गिर गया, डीकम्पोज हो गया, मिट्टी को उसने रिच बनाया और उसमें नया प्लांट ग्रो हुआ, कुछ भी तो वेस्ट नहीं गया। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए ट्री फॉल्स इन ए फॉरेस्ट, बैक्टीरिया, फंगाई, इंसेक्ट ब्रेक इट डाउन, वो उसे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और इनटू न्यूट्रिएंट्स, और ऐसे न्यूट्रिएंट्स में तोड़ देते हैं जो कि सॉइल को रिच बना देते हैं। न्यू प्लांट्स एंड ट्रीज देन ग्रो फ्रॉम द सीड, सीड से नए प्लांट ग्रो होते हैं। कॉन्टिन्यूइंग द साइकिल, अब ये साइकिल तो चलती रहती है ओवर एंड ओवर, बार बार लगातार। दिस शोज हाउ नेचर रेस्टोर्स एंड रीजेनरेट्स इटसेल्फ नेचुरली, इससे पता चलता है कि नेचर अपने आप को कैसे वो अपनी भरपाई करती है जो उसने खोया, और कैसे प्रोड्यूस करती है, नई नई चीज़ों को दोबारा से बनाती है। चलिए अब पढ़ते हैं व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रिप्लेनिश्ड, रिप्लेनिश का मतलब दोबारा से उनकी भरपाई हो जाना, जितना खोया उतना दोबारा से मिल जाना। रिन्यू हो जाते हैं नेचुरली इन ए शॉर्ट पीरियड। दे इंक्लूड, इसमें आपको ये वर्ब याद रखनी पड़ेगी कि ये दोबारा से रिप्लेनिश हो जाते हैं, ये वर्ड याद रखिए। या रिन्यूएबल से रिन्यू याद रख लीजिए, कोई से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। दे इंक्लूड अनलिमिटेड रिसोर्सेज, इनमें बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनकी कोई लिमिट ही नहीं है। लाइक सोलर एंड विंड एनर्जी, भाई हवा चलती रहती है, सूरज रोजाना निकलता ही निकलता है, तो सन की एनर्जी रोज ही मिलती रहेगी। हावेवर केयरलेस यूज कैन इम्पैक्ट देयर अवेलेबिलिटी, लेकिन अगर लापरवाही दिखाई तो फिर तो फर्क पड़ेगा ही। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए, डिस्पाइट बीइंग रिन्यूएबल, रिन्यूएबल होने के बावजूद भी वाटर रिसोर्सेज आर ड्राइंग अप इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कुछ हिस्सों में वाटर रिसोर्सेज सूखते जा रहे। क्यों भाई? एक प्रक्रिया है, पहाड़ों पे बर्फ गिरेगी, गर्मियों में वो मेल्ट होके फिर नदियों में आएगी और ज़मीन के अंदर जाएगी कुछ जब बारिश होगी। लेकिन अगर आप यूज ज़्यादा कर रहे हैं तो कहाँ से भरपाई होगी? तो वो तब रिन्यू नहीं हो पाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी के, नहीं याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सोलर एनर्जी आती है, विंड एनर्जी आती है और फॉरेस्ट आते हैं। यहाँ आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये सोलर एनर्जी आपने देखे होंगे, ये सोलर पैनल लगे हुए। ये विंड एनर्जी है, ऐसे विंड मिल होती है। ये बड़ी बड़ी गाँव में जाओगे तो ये पंखड़ियों वाले बहुत बड़े बड़े, आपके कमरे से भी बड़े बड़े वो बने हुए होते हैं, इन जब चलते तो बिजली बनती है। और यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, इसमें नदी के पानी को रोककर वो बहुत ऊपर से नीचे गिराया जाता है, जिससे टरबाइन चलती है और बिजली बनती। ये बायोमास बांस है, ये गोबर से बनाई जाती है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर डाला जाता है। और ये जियोथर्मल एनर्जी है और ये टाइडल एनर्जी है, समुद्र के पानी से बनती। आपको थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा, इसको मैं यहाँ से बता देती हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। बायोमास एनर्जी इज प्रोड्यूस फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल्स, जैसे कि प्लांट्स हैं, वुड हैं और वेस्ट, इससे बनती है ये। और जो जियोथर्मल होती है ये निकलती है अर्थ के इंटरनल हीट से, जो धरती के अंदर हीट है उससे इसको निकाला जाता है। अब नेक्स्ट है इसमें, ये थी टाइडल, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। समुद्र में बहुत सारी लहरें आती हैं तो उनसे बिजली बनाई जाती है, उन्हें
टाइड कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती, कैसे पहचानेंगे? These resources continue to be available as long as natural cycles are maintained. जब तक नेचर है और नेचुरल साइकिल चल रही है, मतलब कहने का मतलब ये पानी एवापोरेट होकर ऊपर जा रहा है, बारिश आ रही है और माउंटेन्स पे स्नोफॉल हो रहा है, बर्फ़ जम रही है, तो रिवर तो चलती रहेंगी। अब जानते हैं हवा भी ऐसे ही लैंड और सी के उससे चलती हैं, प्रेशर से बनती हैं। तो जब तक नेचर है और नेचुरल साइकिल चल रही है तो तब तक ये रिसोर्सेज मिलते रहेंगे। रिवर्स डिपेंड ऑन कॉन्टीन्यूस इनपुट फ्रॉम रेनफॉल। बारिश से आने वाले पानी से नदियाँ भरती हैं, ग्लेशियर्स के पिघलने से नदियाँ चलती ही रहती हैं। फॉरेस्ट कैन प्रोवाइड टिम्बर फॉर ए लॉन्ग टाइम। जंगल लंबे समय तक लकड़ी देते रहते हैं अगर इफ ट्रीज आर अलाउड टू ग्रो बैक आफ्टर हार्वेस्टिंग। अगर आप ट्रीज को काटने के बाद और नए ट्रीज को उगने का मौका देते हैं। सॉयल न्यूट्रिएंट्स आर रेस्टोर्ड। जो मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी भरपाई खुद होती रहती है नेचुरल तरीके से अगर इकोसिस्टम की प्रोसेस को सही रखा जाए। सोलर और विंड पावर आर कॉन्स्टेंटली अवेलेबल थ्रू नेचुरल फेनोमेना। जैसे मैंने बताया सन रोज निकलेगा तो सोलर एनर्जी मिलेगी, हवाएं रोज चलती हैं तो हमें विंड एनर्जी मिलती रहेगी। अब है कंडीशंस फॉर सस्टेनेबिलिटी। सस्टेन करने के लिए यानी कि बने रहने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? रिन्यूएबल रिसोर्सेज रिमेन रिन्यूएबल ओनली इफ द नेचुरल रिदम ऑफ रेस्टोरेशन एंड रीजनरेशन इज नॉट डिस्टर्ब। जैसे मैंने बताया कि अगर नेचर की ये प्रोसेस के जो उन्होंने खोया उसकी भरपाई कर लें और वो अपने जैसे प्रोड्यूस करते रहें, रीजनरेट करते रहें, तब तक ही रिन्यूएबल रिसोर्सेज चलते रहेंगे। इफ़ वी यूज़ रिसोर्सेज फास्टर देन दे कैन रीजनरेट। अगर हम रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करें कि जितने यूज़ तो ज़्यादा कर लिए उतने बन नहीं रहे हैं तो रिसोर्सेज कैन बिकम डिप्लीटेड, तो वो ख़त्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल है टिम्बर। Timber is harvested faster than forest can grow new trees. अगर पेड़ यहाँ हार्वेस्ट का मतलब है काटना, अब मतलब अगर पेड़ों को ज़्यादा मात्रा में काटा जाए जितने कि जंगल में उग भी नहीं रहे हैं तो जंगल ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पिक्चर दिखाई है, ये पोल्यूशन बाय इंडस्ट्रीज, कैसे फैक्ट्रियों से आने वाला पोल्यूटेड वाटर जो वाटर बॉडीज हैं उनमें गिराया जा रहा है तो इससे वाटर पोल्यूट होता है। इसके बाद ह्यूमन इम्पैक्ट एंड चैलेंजेस। कहने का मतलब ये कि मनुष्य का प्रभाव और चुनौतियाँ, मुसीबतें। साइंटिस्ट ने ये पता लगाया दैट मैनी नेचुरल साइकिल्स आर बीइंग डिस्टर्ब्ड ड्यू टू इररेस्पॉन्सिबल ह्यूमन एक्शंस। कि आदमी गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपने काम कर रहा है तो जिसकी वजह से नेचुरल साइकिल बिल्कुल गड़बड़ा गई है। 2 मेन फैक्टर्स कॉजिंग डिस्टर्बेंसेस। इस डिस्टर्बेंस के 2 मेन कारण हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, पहली तो फैक्ट्रियाँ पावर्ड बाय फॉसिल फ्यूल, जिनमें फॉसिल फ्यूल यूज़ होता है यानी कि कोयला यूज़ हो रहा है जिनमें। डिफॉरेस्टेशन दूसरा है पेड़ों की कटाई, एग्रीकल्चर के लिए या किसी और दूसरे काम के लिए। These factors have led to rising global temperature. इन दोनों एक्टिविटीज़ की वजह से, मतलब ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगाने की वजह से और साथ में डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई की वजह से राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, पूरी दुनिया में टेम्परेचर बढ़ रहा है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज से मतलब जब बारिश होनी चाहिए तब बारिश नहीं होती, जब गर्मी होनी चाहिए तब गर्मी नहीं होती, तो इसे कहते हैं क्लाइमेट चेंज, मतलब क्लाइमेट बदल गई। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्लोबल का मतलब होता है पूरे वर्ल्ड में, वार्मिंग का मतलब गर्म होना। ग्लेशियर्स इन द हिमालयाज आर मेल्टिंग फास्टर। अब आप सोचो गर्मी बढ़ रही तो क्या हम कूलर चला लेंगे, एसी चला लेंगे? भाई आप ही तो चला लोगे। जो ग्लेशियर हैं, जो बर्फ़ के, जो पहाड़ों पे बर्फ़ जमी हुई है, जो बर्फ़ की नदियाँ हैं, जब गर्मी ज़्यादा होगी तो जल्दी पिघलेंगी, वो जल्दी पिघलेंगी तो ज़्यादा पानी आएगा, ज़्यादा पानी आएगा तो बाढ़ आ जाएगी,
बाढ़ आएगी तो खेत खलियान नष्ट होंगे, घर बर्बाद होंगे। देन स्नोफॉल और प्रेसिपिटेशन कैन रिप्लेनिश देम। केवल बर्फ के जमने से ही जो ग्लेशियर हैं वो अगर ज़्यादा पिघले हैं तो भरपाई हो सकती है। डिड यू नो, क्या आपको ये बात पता है, इन द पास्ट में कम्युनिटीज स्टॉर्ट फिशिंग ड्यूरिंग फिश स्पॉनिंग सीजन, कि जो फिश के ब्रीडिंग का टाइम होता है उस समय फिशिंग बंद कर देते थे, मछलियाँ पकड़ते नहीं थे, टू हेल्प फिश पॉपुलेशन ग्रो, ताकि फिश की जनसंख्या बढ़ जाए। बट विद कमर्शियल फिशिंग, लेकिन जब से फिश का बिजनेस शुरू हुआ है, ओवर फिशिंग हैपन, तो ज़्यादा फिश पकड़ने लगे। फॉर एग्जाम्पल टूना नंबर्स हैव ड्रॉप्ड क्विकली। टूना एक फिश का नाम है, इनकी ज़्यादा डिमांड है, ये ज़्यादा इनकी फिशिंग करी है, तो क्या हुआ, इनकी संख्या कम हो गई। टूना इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट कीप द ओशन बैलेंस्ड बाय ईटिंग स्मॉलर फिश एंड श्रम्प। अब टूना क्यों जरूरी होती है भाई, क्योंकि ये छोटी मछलियों को खाती है और श्रम्प को खाती है, जिससे कि जिनकी डिमांड है वो ही सी में अवेलेबल हों। इम्प्लीकेशंस ऑफ डिस्टर्बेंसेस, अब जो डिस्टर्बेंस हो रही है उसके प्रभाव क्या हैं। मेल्टिंग ग्लेशियर थ्रेटन वाटर सिक्योरिटी फॉर पीपल लिविंग डाउन स्ट्रीम इन द प्लेन्स, कि ग्लेशियर्स के ज़्यादा मात्रा में मेल्ट होने से उन लोगों के लिए प्रॉब्लम आ जाती है जो प्लेन्स में रहते हैं, हु डिपेंड ऑन ग्लेशियर फेड रिवर्स, जो कि उन नदियों पर ही निर्भर करते हैं जो जिनमें पानी ग्लेशियर से आता है। ओफन कॉल्ड द वाटर टावर्स, ग्लेशियर्स को वाटर टावर्स कहा जाता है। पोल्यूशन एंड अनसस्टेनेबल यूज कैन हार्म इकोसिस्टम्स एंड ह्यूमन हेल्थ। पोल्यूशन की वजह से, और जब हमारे ऐसे यूज़ होते हैं कि जो लंबे समय तक नहीं चल सकते, उसकी वजह से इकोसिस्टम तो पूरा गड़बड़ रह ही जाता है, साथ में आदमी की हेल्थ भी प्रभावित होती है। अनचेक्ड एक्सप्लॉयटेशन का मीनिंग आपने देखा था, किसी चीज़ को लेना, उसे प्रयोग करना, तो जब बिना रोक टोक के अब ज़्यादा प्रयोग करेंगे। एंड पोल्यूशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको पोल्यूट करेंगे, जैसे वाटर रिन्यूएबल है लेकिन उसे पोल्यूटेड कर देते हैं। लीड टू सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, उसकी वजह से गंभीर समस्याएं एनवायरनमेंट के लिए उत्पन्न हो जाती हैं। अब हम करते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। नेचर वर्क्स इन स्पेशल वेज, नेचर तो स्पेशल तरीके से काम करता है जिसे इकोसिस्टम फंक्शंस कहते हैं। जैसे ट्रीज मेकिंग ऑक्सीजन, ट्रीज ऑक्सीजन बनाते हैं, क्लीनिंग वाटर, पानी को साफ करते हैं, प्रोटेक्टिंग सॉइल, मिट्टी को प्रोटेक्ट करते हैं। व्हेन दीज नेचुरल एक्शंस हेल्प पीपल, और ये नेचुरल एक्शन लोगों की हेल्प करते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, one mature tree produces about 275 liters of oxygen daily। जरा हॉस्पिटल में देखिए, कभी कभी आपके कोई व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और उससे ऑक्सीजन चढ़ी हो तो एक ही सिलेंडर कितना महंगा आता है, तब पता चलता है ऑक्सीजन कितनी महंगी है। लेकिन एक पेड़ एक दिन में 275 लीटर ऑक्सीजन बनाता है, जो फ्री में मिल रही है भाई। वाइल ए पर्सन नीड्स 350 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एवरी डे टू ब्रीथ, और आदमी को सांस लेने के लिए 350 लीटर ऑक्सीजन चाहिए। मोर और लेस आप कह सकते हैं एक आदमी को एक पेड़ चाहिए। क्या इतने जितने आदमी हैं उतने पेड़ हैं? अगर नहीं है तो आप समझ लीजिए कि शॉर्टेज होगी। वोट आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जैसे मैंने बताया था, जो अपनी भरपाई नहीं कर सकते, जिनकी भरपाई नहीं होती, जितना खत्म हो गया तो खत्म हो गया, वो नॉन रिन्यूएबल हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर नेचुरल रिसोर्सेज दैट फॉर्म ओवर वेरी लॉन्ग पीरियड, बहुत बहुत लंबे टाइम में ये बनते हैं। कैन नॉट बी रिप्लेनिश क्विकली, जल्दी से इनकी भरपाई नहीं हो सकती। इनफ टू कीप अप विद द रेट एट विच वी यूज देम, जिस स्पीड से हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं उस स्पीड से वो पैदा नहीं होते। एग्जाम्पल है फॉसिल फ्यूल, जमीन से निकले वाले फ्यूल्स, निकलने वाले जैसे कोयला, पेट्रोलियम, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं और हम तो फटाफट यूज़ कर रहे हैं। जिस दिन ख़त्म हो गए तो सारे पेट्रोल डीजल मिलना बंद हो जाएगा। मिनरल्स एंड मेटल्स, बहुत सारे मिनरल्स निकलते हैं ज़मीन के अंदर से,
मेटल्स निकलते हैं, जैसे कि आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, तभी तो मैंने यूज़ कर पाते हैं। तो यहाँ एक इसके द्वारा बताने की कोशिश की गई है इस डायग्राम से, ये आप ध्यान से देख लीजिए। ये है नॉन रिन्यूएबल और ये है एनर्जी। न्यूक्लियर ये भी ज़मीन में से होते हैं, भगवान जी ने बनाए हैं। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और साथ में है कोयला। अब जो इसका आगे का पार्ट है कोल इन इंडिया, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अभी आधा पार्ट हमने कवर कर लिया है। आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो। थैंक यू।